आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संभववाद की। इससे पूर्व के वीडियो में हमने नियतिवाद पर चर्चा करी थी, जिसमें पर्यावरण को नियंत्रककारी शक्ति माना गया था। आज हम संभववाद की बात करेंगे, जिसमें मानव को क्रियाशील प्राणी और प्रकृति और मानव दोनों के अंदर मानव को विजयी माना गया है। जर्मन विचारधारा जो कि प्रकृतिवादी यानी कि नीतिवादी विचारधारा थी, और फ्रांसीसी विचारधारा संभववादी विचारधारा रही है। जर्मन विचारधारा के नीतिवादी रहने का कारण ये था कि उनकी जो शिक्षा थी, जो बेसिक यानी आधारभूत शिक्षा थी उनके विचारकों की, वो मुख्य रूप से प्राकृतिक विज्ञानों पर आधारित थी। लेकिन यहाँ फ्रांस जो कि संभववादी विचारकों की जन्मभूमि था, फ्रांस के विचारकों की जो आधारभूत शिक्षा थी वो इतिहास से संबंधित थी। इसीलिए जर्मन विद्वानों ने प्रकृतिवादी विचार को चयन किया और फ्रांसीसी विचारकों ने इतिहास यानी कि जिसमें मानव की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है को चयन किया, यानी कि मानव शक्ति का चयन किया। अब बात करें एक उदाहरण के स्वरूप कि नीतिवाद के अंदर उन्होंने कहा था कि प्रकृति क्या करती है, मानव को नियंत्रित करती है, यानी प्रकृति शक्तियाँ इतनी महत्वपूर्ण हैं कि वो मानव के सभी क्रियाकलापों को क्या करती है, नियंत्रण कर लेती है। लेकिन उन्होंने ही 20वीं शताब्दी के शुरुआती चरणों में मान लिया कि मानव भी क्या है, कुछ क्रियाशील है, जिस कारण क्या है, प्रकृति का नियंत्रण नहीं केवल प्रभाव ही रह जाता है। अब बात करते हैं कि एक उदाहरण जो मानव ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया है, कि जैसे उत्तरी अमेरिका और यानी कि अमेरिका का जो क्षेत्र है, अमेरिका के अंदर कुछ जो वहाँ की स्थानीय निवासी जो थे, आदिवासी लोग जो थे, जिसे हम वहाँ के मूल निवासी के रूप में जानते हैं, तो अमेरिका के मूल निवासी थे रेड इंडियन। वे जो काफ़ी पिछड़े लोग थे, और यूरोप जो कि उस वक्त कुछ विकसित होने की अवस्था में था। अब जो यूरोप के लोग अमेरिका गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ की मिट्टी प्राचीन काल से ही किसके लिए, गेहूँ, चुकंदर और कपास के लिए मतलब तैयार थी, उपयोगी थी। और उसके बाद में यहाँ से उन्होंने वहाँ पर ले जाकर बीज यानी पौधारोपण कर दिए। तो आपने देखा कि जो अमेरिका की मृदा थी वो उपयोगी थी किसके लिए, चुकंदर, गेहूं और कपास के लिए। लेकिन वहाँ पर उन जनजातियों का कार्य नहीं था, विकास नहीं हो रहा था, यानी प्रकृति का प्रभाव ज़्यादा था। लेकिन यहाँ से मानव शक्ति गई वहाँ, और उसने अपने विवेक और बुद्धि के इस्तेमाल करके वहाँ पर क्या है, उस उपज को प्राप्त किया, और अत्यधिक मात्रा के अंदर आज वहाँ पर गेहूँ, चुकंदर और कपास की खेती हो रही है। तो ये प्रकृति का प्रभाव जो है निष्क्रिय करता है और मानव शक्ति को कुछ जो है प्रभावशाली बनाता है। अब बात करते हैं संभववाद जो विचारधारा है उसके प्रतिपादक यानी कि उसके जन्मदाता कौन हैं। तो विडाल डी लाब्लास जो फ्रांसीसी विद्वान हैं वो संभववाद के जन्मदाता कहलाते हैं। अब बात करते हैं संभववाद शब्द किसने दिया था। संभववाद शब्द सबसे पहले फैब्रे महोदय ने दिया था। फैब्रे महोदय के बाद में जो कलम उठाई किसने, ब्लास महोदय ने, विडाल डी ला ब्लास महोदय ने, और मानव को जो मानव की शक्तियां हैं उनके बारे में विस्तार से लिखते गए। और यहाँ पर इन विचारकों की जो महत्वपूर्ण जो विचार थे उनमें कहा जाता है कि प्रकृति क्या है, प्रकृति मानव के लिए कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करती है।
प्रकृति मानव के लिए कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मानव उन में अपनी छांट का चयन करता है, अपनी बुद्धि और कौशल का इस्तेमाल करके उसमें क्या है, अपनी छांट का प्रयोग करता है। तो यानी उसमें क्या करता है, चॉइस जो है वो मानव की होती है और प्रकृति संभावनाएं देती है, यानी कि विकल्प देती है, बहुत सारे संभावनाएं देती है और मानव उसमें अपने बुद्धि और कौशल के माध्यम से उसका क्या करता है, छांट यानी चयन करता है। और आगे चलकर ब्लास महोदय ने ही कहा कि प्रकृति केवल परामर्शदात्री है, मानव उसका परामर्श को माने चाहे न माने वो मानव पे डिपेंड करता है। यानी कि प्रकृति केवल एक सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है और मानव अपनी बुद्धि और कौशल से लगातार क्या कर सकता है, उसकी संभावनाओं को, विकल्पों को बढ़ा सकता है। और जैसे देखा होगा कि ठंडे क्षेत्रों के अंदर लोग केला और नारियल की खेती कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा ये क्या है, खर्च ज़्यादा लगेगा। तो आपने देखा होगा ग्रीन हाउस, जिसमें क्या है कि ठंडे क्षेत्रों में जो एक ग्रीन कांच के अंदर जो है उष्मा को संजो कर वहाँ पर गर्म क्षेत्र की फसलें प्राप्त कर ली जाती हैं। अब बात करते हैं कि जो संभववादी हैं उनके विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका यही रही है कि प्रकृति के सामने मानव प्रभावशाली है, कि प्रकृति परामर्श दात्री है तो मानव क्या है, उसकी परामर्श को स्वीकार करे या न करे। तो दोनों में से प्रभावशाली कौन हुआ, मानव। इसी का शो करके यानी कि फेब्रे महोदय ने भी जो है ब्लास महोदय की इन लाइनों का सहयोग किया और कहा कि प्रकृति यानी कि पर्यावरण जो है वो संभावनाएं प्रस्तुत करता है, पर्यावरण या प्रकृति संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मानव उन संभावनाओं का स्वामी है। मानव क्या है, उन संभावनाओं का स्वामी है। उस महोदय का समर्थन करते हुए फेब्रे महोदय ने कहा कि जो सर्वत्र क्या है, संभावनाएं हैं। अगर अपने कहें तो कहीं पर भी अनिवार्यता नहीं है, सभी जगह क्या है, संभावनाएं हैं और मानव उन संभावनाओं क्या है, स्वामी है और उन संभावनाओं का किस प्रकार से वो उपयोग करे इस बात का भी निर्णायक मानव ही है। तो इन्होंने भी, फेब्रे महोदय ने जो मानव को क्या माना है, एक नियंत्रक, यानी कि प्रकृति तो एक संभावना प्रस्तुत कर सकती है यानी विकल्प दे सकती है और मानव उनमें से किस विकल्प का प्रयोग करे, छांट का प्रयोग करे, वो मानव पे निर्भर करता है। उन संभावनाओं को किस प्रकार से वो इस्तेमाल करे, उपयोग करे, ये भी मानव की बुद्धि कौशल पे, विकास पे, मतलब तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। पहले मानव ने जब विकास नहीं किया था विज्ञान का तो ये जो विकल्प थे ये कम थे और अब जैसे जैसे तकनीकी विकास होता जा रहा है विकल्पों की संख्या भी बढ़ रही है। तो आगे बात करते हैं अपने कार्ल सावर महोदय की। इन्होंने सांस्कृतिक भूगोल नामक एक ग्रंथ लिखा था जिसमें इन्होंने नियतिवादियों के लिए एक बात कहा कि नियतिवादी लोग पहले नियंत्रककारी मानते थे या नियंत्रण की बजाय उन्होंने क्या शब्द यूज़ करना प्रारंभ कर दिया, प्रभावशाली। यानी कि प्रकृति को नियंत्रकारी मानते थे लेकिन लास्ट में क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने, प्रभावकारी। और फिर जहाँ प्रभावशाली शब्द यूज़ करना था वहाँ उन्होंने समन्वय यानी कि आपस में क्या है, सहयोग, सामंजस्य शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने भी क्या है जो बताया कि नीतिवादी लोग भी स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि पर्यावरण निष्क्रिय कारक नहीं है, वो एक सक्रिय भूमिका निभाता है। कार्ल सावर महोदय जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, इन्हीं के वहाँ के अमेरिका के ही ईसा बोमेन इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे विज्ञान यानी कि जो अपना ज्ञान और जो विज्ञान है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही प्रकृति का जो स्वरूप है और संसाधनों की जो मात्रा है उसका स्वरूप बदल रहा है, संसाधनों की मात्रा का जो इस्तेमाल है वो भी बदलता जा रहा है।
लगातार प्रकृति में जो साधन है उनको इस्तेमाल का स्वरूप बदल रहा है और उनके इस्तेमाल करने की जो मात्रा है उसमें भी क्या है, बढ़ोतरी हो रही है। तो इन्होंने भी मानव शक्ति को जो है वो माना, प्रमुख माना। ईसा बोमेन ने ही आगे चलकर कहा कि जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो मानव सभ्यता का अंत नहीं कर सकती, कि प्राकृतिक शक्तियाँ इतनी प्रभावशाली नहीं है कि वो मानव सभ्यताओं का अंत कर दे। मानव जो है उनमें से प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को क्या कर सकता है, उसमें उसको चयन करे या उसको छोड़ दे उस स्थान को। जैसे मान लो ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है तो उसका चयन करे या न करे वो मानव पे निर्भर करता है। मानव जो है उस स्थान का जो त्याग करना है या उसका चयन करना है वो मानवीय विवेक पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण संभववादियों में माने जाते हैं जीन ब्रुन्स महोदय। इनका विचार था कि मानव कभी भी प्राकृतिक प्रभावों को चुपचाप सहन नहीं करता है, वह सदैव उसमें परिवर्तन करने के लिए क्रियाशील बना रहता है। और प्रकृति में कोई भी वस्तु सीमित नहीं है, प्रत्येक वस्तुओं का क्या है, विकल्प यानी संभावनाएं बढ़ती ही जाती है। हाँ, मानव के लिए एक सीमा निर्धारित है, मानव उन सीमाओं को लांघ नहीं सकता। तो जीन ब्रुन्स महोदय ने दोनों के बीच का ही रास्ता निकाला एक तरह से, कि प्रकृति जो है वो विकल्प देती है, संभावना देती है। मानव वैसे चुपचाप सहन नहीं करता, प्रकृति क्या करती है, संभावना देती है। मानव उसमें क्रियाशील और उसमें लगातार क्या करता है, परिवर्तन करता रहता है। और मानव के सामने जो विकल्प हैं वो भी लगातार बढ़ते जाते हैं और जो प्रकृति है उसकी एक सीमा है, उस सीमा से बाहर निकलकर मानव को कार्य नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे संभववादी की जिन्होंने प्रकृतिवादी के अंदर आलोचना के रूप में भी एक हमने पहले इनके विचारों को पढ़ा हुआ है। नाम है हीगल महोदय। हीगल महोदय की अगर आपको ये परिभाषा याद हो कि उन्होंने कहा था कि मेरे सामने नियतिवाद की बात मत करो। क्यों? क्योंकि जहाँ पर पहले यूनानी लोग रहा करते थे आज वहाँ पर तुर्क रहा करते हैं। यानी कि जहाँ पर पहले यूनानी लोग थे वहाँ पर आज तुर्क रह गए, तुर्क पहुँच गए हैं। तो कोई क्षेत्र जो है वो इतना मतलब कोई भी क्षेत्र इतना प्रभावशाली नहीं होता कि वहाँ के लोगों के जो है विचार बदल दे। यानी कि मानव जो है वो विचारशील है, न कि धरातल जो है वो उस पर प्रभाव डालता है। तो हीगल महोदय ने भी अच्छा विचार दिया था। इसी के साथ में जो तो नाम आता है डिमांजिया का। इन्होंने कहा कि जो मानव है उसने अपने महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के रूप में पौधों को उपजा लिया है और परिवहन के साधनों का विकास कर लिया है। इसी के साथ में उसने धरातल में से कुआं खोदकर जल बाहर निकाल लिया है और नदियों को कंट्रोल यानी कि उनका जो है नियंत्रण, नदियों पर नियंत्रण पा लिया है। तो इन्होंने भी मानव शक्ति को महत्वपूर्ण माना है। और फिर इसी के साथ में फिर एक बार किरचॉफ महोदय का नाम लेते हैं, जो कि प्रकृतिवादी के अंदर क्या थे, आलोचक के रूप में हमने पढ़ा था उनका वर्णन। तो अब देखिए इन्होंने किरचॉफ महोदय ने कहा, क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि मानव कोई मशीन नहीं है जिसकी खुद की कोई इच्छा या अभिलाषा न हो। यानी कि उन्होंने कह दिया कि मानव एक ऐसी मशीन नहीं है कि जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, मानव की इच्छा होती है और वो प्रकृति के उसी इच्छा के अनुसार प्रकृति के अंदर परिवर्तन करता ही रहता है। तो ये था संभववाद का विचार, जो कि नीतिवाद या निश्चयवाद के बिल्कुल विपरीत था। अब बात करें इनकी आलोचनाओं की, तो आलोचनाओं के अंदर खुद संभववादियों ने क्या किया कि लगातार मानव को इतना प्रभावशाली बताया कि इनको आलोचनाओं को झेलना ही पड़ा। तो लगातार मानव को इतना प्रभावशाली इन्होंने बताया कि भी लोगों ने इसका क्या, जो अन्य विचारक थे उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया। और खुद फिर इन्होंने जीन ब्रुन्स महोदय जो थे उन्होंने कहा कि जो मानव है वो इस पृथ्वी तल पर निवास करता है और फिर इस पृथ्वी तल पर निवास करता है तो वो इसके पृथ्वी के नियंत्रण या प्रभाव से बाहर नहीं है।
तो मानव को पृथ्वी तल का निवासी माना और मानव को इसके प्रभाव के अंदर यानी कि प्रकृति पे इसकी विजय नहीं है। तो इस बात को ब्रुन्स महोदय ने स्वीकार किया है। संभववाद की बात का खंडन करते हुए कुमारी सैंपुल ने भी कहा था कि मानव जब भी कोई कार्य करता है, क्रिया करता है, तो वो क्या करता है, इस पृथ्वी पे कोलाहल करता है, अपनी बात को सबको प्रचार प्रसार करता है। लेकिन प्रकृति मानव की तरह नहीं है, वो शांत यानी कि मौन रहकर अपना कार्य करती है। लेकिन जब भी मानव अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर काम करता है तो प्रकृति उसे प्रकोप के रूप में एक तेज आवाज के साथ में एक प्रकोप दिखा ही देती है।